हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी द ट्रीज, आपकी जो पोएम है उसका लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आफ्टर दैट हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है, ये पूरा ट्रीज आपका जो पोएम है, ये इसका वन शॉट हो जाएगा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है क्योंकि इसके अंदर जो थीम है ना वो मैच करती है बाकी चैप्टर्स में भी। जैसे फ्रीडम जो है, लिबरेशन जो है, वो इसका थीम है। और वो किस किस से, वो वल्ली वाले चैप्टर से, वो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से, है ना। इनके अंदर भी फ्रीडम, अमांडा से, इनके अंदर भी फ्रीडम की बात हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अब क्या होता है कि एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये ट्रीज पोएम से बहुत सारे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आज की क्लास में पूरा ध्यान देना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को होने वाला है। कहां पर होने वाला है? आपके नियर बाय वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स पर। अब होता क्या है कि बच्चे ना बहुत 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 ज्यादा अभी इस टाइम पे हम लोगों को जो कमेंट्स दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मैम ये हमारे सेंटर्स ना काफी दूर है। तो बेटा आप ये सोचिए कि हर एक एग्जाम, पहली बात तो देखो अपने घर के पास होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स भी दूर होंगे, बहुत सारे जॉब्स भी करने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा को बोलो कि वो आपको लेके जाएं। अभी इससे होता क्या है ना कि बहुत सारे 2.5-3 लाख बच्चे ये टेस्ट देंगे, आपको अपना रैंक पता चलेगा। 2.5-3 लाख बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको वेदांतु के कोर्सेज पर स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फायदा है, आपके मॉम डैड का भी फायदा है। नंबर 3, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा। और वेदांतु का जो स्टडी मटेरियल है ना, जो तत्व बुक्स जो हैं वेदांतु की, आप अगर उनको देखोगे वो केवल एक बुक आपके लिए काफी है। हर एक सब्जेक्ट का एक बुकलेट बनाया है, हर एक सब्जेक्ट का एक फ्लैश कार्ड का पूरा डेक बनाया है और हर एक सब्जेक्ट का एक पूरा प्रो बुक बना दिया उन्होंने और उसको नाम भी तत्व प्रो दिया है। तो अगर आप उस बुक को देखोगे, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू टाइप, ओलंपियाड वाले, एनसीईआरटी को पूरा डीपली हर एक चीज बताया हुआ है। तो वो पूरा स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है कि उसके अलावा आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप सब बच्चों को अभी तक हम लोग ना 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी दे चुके हैं। तो केवल इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो 4th, 5th, 11th और 12th को इसका रजिस्ट्रेशन, इसका एग्जाम है। रजिस्ट्रेशन अब भी कर दो, 30th इसका लास्ट डेट है। चलिए अब आ जाते हैं कि वी सीबीएसई क्लास 7th, 8th एंड 9th, आपकी प्यारी वर्षा मैम का नया चैनल है। आप सब बच्चे जाइए और अपने भाई बहन को बता दो कि 7th, 8th, 9th का वर्षा मैम का नया चैनल खुला है वेदांतु का, वो जाके सब्सक्राइब कर ले अगर उन्हें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो। और साथ ही अगर आप बच्चों को प्योर इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के अंदर कंटेंट चाहिए तो आपकी प्यारी अस्मिता मैम जो है वो वापस आ गई हैं। वेदांतु सीबीएसई साउथ नाम से ये चैनल है उनका, अभी अभी शुरू हुआ है एंड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इज ओवर देयर फॉर एग्जाम स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग। तो आप अभी जाइए और अस्मिता मैम का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी आ जाती है एक और बात की, जो कि है व्हाट्सएप के चैनल्स। तो जी हाँ, हम लोगों ने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ व्हाट्सएप चैनल्स के लिंक डाले हैं। अब ये ना सब आपके ही फायदे की चीजें हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको इसलिए बोल रहे हैं कि ये नई नई चीजें हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो बताना भी जरूरी है। अगर बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो जैसे अब ये जो पूरा का पूरा व्हाट्सएप चैनल्स हमारे हैं, वो कम्युनिटी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और उसके अंदर ना हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एमवी सेट का प्रेप कंटेंट हम दे रहे हैं, फ्री एकेडमिक और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस दे रहे हैं अच्छे हायर मार्क्स के लिए। देन वीकली मॉक टेस्ट वहां पर दिए जाते हैं, क्विजेज वहां पर दिए जाते हैं, रिविजन नोट्स दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज दिए जाते हैं, टॉपर्स नोट्स दिए जाते हैं, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं। सो एज यू कैन सी एन नंबर ऑफ चीजें, और ये बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, जस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये है हमारी तत्व बुक्स का जो मैं बात कर रही थी। और इसका फायदा क्या है, ये ना 2 अलग अलग कॉम्बोज है, मतलब ठीक है। अगर आप देखोगे तो साइंस का अलग है और मैथ्स का अलग है, बट अगर आप इनको मिक्स करके लेते हो तो ये पूरा मैथ्स और साइंस का कॉम्बो आपको 839 का पड़ता है। अदरवाइज ये 1200 का पड़ता है टोटल, दोनों बुक अगर लेते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% का और ऑफ आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। प्लस जिन बुकलेट्स की मैं बात कर रही थी वो बुकलेट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
क्विक रिवीजन बुकलेट्स हैं और साथ ही साथ फ्लैश कार्ड्स भी हैं, और ये फ्लैश कार्ड्स आपको एग्जाम के एक दिन पहले क्विक रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार देखोगे ना इनके फ्लैश कार्ड्स, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, मैं अभी दिखा भी देती हूँ आपको। इंग्लिश के तो नहीं है, मैं चाह रही हूँ, मैंने इनको बोला भी कि भाई इंग्लिश के भी बनवा दो यार, मेरे प्यारे बच्चों को इंग्लिश में भी तो हो सकता है ना दिक्कत, जरूरी थोड़ी है कि बाकी सब्जेक्ट्स में ही दिक्कत हो। कहाँ गया, मैंने कहाँ रख दिया। चलो मैं पहले आपको बुकलेट ही दिखा देती हूँ। आप देखो यहाँ पे ना, ये क्विक एक्टिविटी बुकलेट है, ये देखो इस तरीके से दिया हुआ है, एंड देन ये ऐसे अंदर आप लोगों को दिख रहा है, सारी एक्टिविटीज दिख रहे हैं विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल द रिएक्शंस आर देयर। सो आई विश कि आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ये बुकलेट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार बुकलेट्स है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारी आज की पोएम, जिसका नाम है द ट्रीज पर, और एड्रियन रिच ने ये पोएम लिखी है। इसका जो थीम है, देखो हर एक पोएम का राइटर और हर एक पोएम का थीम आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो राइटर हैं एड्रियन रिच की जो ये पोएम है, कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर लिबरेशन। सी, ये लाइंस याद कर लीजिएगा, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या है ये, मेटाफर फॉर लिबरेशन, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम and the natural urge to return to one's true self or environment। ये इतना पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद ही कर लेना है। ठीक है ना, याद ही कर लेना है कि भाई एड्रियन रिच पोएम द ट्रीज कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर लिबरेशन। मेटाफर क्या होता है, जब आप कंपैरिजन करें तो ट्रीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, उसकी ब्रांचेस को, उसके लीव्स को, उसके जो एक्शंस है उसको लिबरेशन से, कि वो आजाद होना चाहता है। द स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, कि कितना स्ट्रगल हम लोगों को फ्रीडम के लिए करना पड़ता है, एंड द नेचुरल अर्ज टू रिटर्न टू वंस ट्रू सेल्फ और इन्वायरमेंट। और एक जो नेचुरल अर्ज होता है ना, कि भाई हमको, जैसे अभी ट्रीज हैं तो ट्रीज कहाँ रहना पसंद करेंगे, वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करेंगे, है ना। सो एक इंसान भी जो है वो भी बंधन में रहना पसंद नहीं करता, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानवरों को भी पिंजरों में कैद करके रख लेते हैं, तो वो उस चीज के अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं। वो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट वो ऐसा चाहते नहीं है। दैट इज completely, I think unethical and completely wrong towards them, right? So it uses the imagery of nature to convey। अब ये कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं, नेचर का इमेज यूज कर रहे हैं, to convey deeper themes about human desires, to convey deeper themes about human desires। So struggles and inevitability of change, कि चेंज तो होगा, उसको आप वो नहीं कर सकते हो, है ना, अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे। एंड अगर इसका भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, हम वहां से आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए। सो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है, कह रहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। अब देखो कितने प्यारे तरीके से ये बात करते हुए कह रहा है। bury का मतलब यहां पर क्या है, देखो, no sun bury its feet in the shadow। देखो सन को बोला जा रहा है, सन के जो मतलब जो प्रकाश है सन का, वो कहां नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। तो वो एक तरीके से बोला जा रहा है कि सन के पैर हैं जो पृथ्वी को नहीं छुएंगे, अर्थ को नहीं छुएंगे, है ना, समझ रहे हो किस तरीके से। तो यहाँ क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया है ट्रीज को, सन को। सो बैरी का मतलब है रेफर्स टू द वे द सन हाइड्स और सिंक्स इट्स लाइट इनटू द शैडोज, कि कैसे वो क्या कर लेता है, शैडो में अपनी लाइट को छुपा लेता है। इट सजेस्ट हाउ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड और डिसअपियर्स, और कैसे जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है, क्रिएटेड बाय द ट्रीज। कि भाई ट्री है, ट्री के ऊपर सनलाइट पड़ रही है बट वो नीचे तक उसको नहीं आने देता, वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है ना। फीट सिंबलाइजेस द बेस ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द सन्स रेज, जो सन की रेज का लोएस्ट पार्ट है ना, उस बेस को यहाँ पर फीट बोला है। एज इफ द सन हैज फीट,
जैसे कि मान लो सन के पैर हों दैट टच एंड इंटरैक्ट विद द अर्थ, जो ऑब्वियसली टच करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं अर्थ के साथ, सिंकिंग इनटू द शैडोज क्रिएटेड बाय द ट्रीज। ठीक है, वर्क मतलब है रेफर्स टू द एफर्ट दैट रूट्स आर मेकिंग टू फ्री देमसेल्व्स। यहां पर क्लियरली दिखाया हुआ है दैट वाज एम्प्टी ऑल नाइट, the trees inside are moving out in the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, the sun bury its feet into the shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वर्क जो है वर्ड अगले वाले स्टैंजा में होगा इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन मीनिंग देखिए। मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, so the trees are leaving the indoor space to go back to the forest। trees क्या कर रहे हैं, अपना indoor space छोड़ रहे हैं, are leaving the indoor space to go back to the forest। वो कहां जाना चाहते हैं, जंगल में जाना चाहते हैं। forest that was empty, empty क्यों बोला जा रहा है, देखिए the forest had no life with no trees। क्या जंगल के अंदर अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो जंगल कहलाएगा, नहीं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, क्योंकि वो जानवरों के रहने की जगह भी होती है ना। तो बिना पेड़ों के जंगल किसी काम का है क्या, नहीं, वो खाली हो जाएगा, वहां कुछ बचेगा ही नहीं, कोई बर्ड्स नहीं होंगे, कोई इंसेक्ट्स नहीं होंगे, कोई शैडो ही नहीं होगा, है ना। सो नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, कोई बर्ड कहीं पर भी बैठ नहीं पाएगा, कोई भी इंसेक्ट कहीं पर भी छुप नहीं पाएगा, जैसे वो बिल बना लेते हैं। सो विदाउट ट्रीज बर्ड्स हैड नो ब्रांचेस टू रेस्ट ऑन and insects had no leaves to hide। नेक्स्ट है no sun bury its feet in shadow। क्या मतलब है इस लाइन का, कि there were no trees to cast shadows on the ground। अब वहां पर पेड़ ही नहीं होंगे तो नीचे छाया होगी क्या, कोई पेड़ होगा ही नहीं वहां पर नीचे अपनी छाया करने के लिए। so due to the absence of forest the sun has no shadow to cool its feet। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो सन के पास कोई भी शैडो नहीं होगा अपने पैर ठंडे करने के लिए। आप रेफरेंसेस देखिए कितने जबरदस्त दिए हुए हैं, है ना। देन we will be full of trees by morning, so by the next day the forest will have many trees and making it full of life again। अब बेसिकली ओवरऑल मतलब क्या है, ये तो हमने लाइन बाय लाइन मतलब देख लिया, बट इसका कुछ मीनिंग भी तो होगा। मीनिंग है फ्रीडम और लिबरेशन। इस स्टैंजा के अंदर पोएट डिस्क्राइब्स ट्रीज दैट आर मूविंग आउट ऑफ एन इंडोर स्पेस इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट व्हिच हैज बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो फॉरेस्ट जो खाली था बहुत लंबे समय से, जहां कोई बर्ड्स, इंसेक्ट्स या शैडोज नहीं थे, will soon be filled with these trees by morning। So poem speaks about freedom and liberation। The trees moving from inside to the outside represent the desire to break free from the confinement। तो ये इनसाइड से आउटसाइड वाले का रेफरेंस क्या है, द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कंफाइनमेंट, राइट। द फॉरेस्ट सिंबलाइजेस द नेचुरल फ्री एनवायरनमेंट वेयर द ट्रीज बिलोंग। और यहां पर फॉरेस्ट क्लियरली सिंबलाइज कर रहा है वो नेचुरल और फ्री एनवायरनमेंट जहां से ये ट्रीज बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी रियल जगह वही है। It could also symbolize human beings longing to be free from restrictions। ये भी तो सिंबलाइज कर सकता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो भी सारी रेस्ट्रिक्शंस से आजाद होना चाहते हैं, ऑपरेशन से आजाद होना चाहते हैं, टू रिटर्न टू देयर नेचुरल स्टेट और ट्रू सेल्फ, ताकि वो भी अपने नेचुरल स्टेट या अपने ट्रू सेल्फ में अपनी जिंदगी को जी सके। ठीक है, आफ्टर दैट all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exhaustion, long crabbed boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। क्या कहा जा रहा है, disengage का मतलब होता है in this poem, disengage means to free or release। क्या करना, फ्री करना या रिलीज करना। So the roots are trying to pull themselves out of the cracks in the veranda floor। अभी जड़ें क्या करती हैं, फैलती हैं, अपना रास्ता बनाती है ना, तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है, attempting to separate from the confinement, कि वो जो confinement है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। strain होता है, the leaves are stretching and pushing themselves towards the glass with great effort, है ना। और अब ये ब्रांचेस जो है ये भी क्या कर रही हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं उस कन्फाइनमेंट से, ट्राइंग टू रीच बियॉन्ड द बैरियर्स दैट कन्फाइन देम, उन बैरियर्स से, उन ऑब्स्टिकल्स से बाहर जाने की कोशिश कर रही है जो उनको कैद करके रखे हुए हैं। स्टिफ का मतलब है हाउ द स्मॉल ट्विग्स हैव बिकम रिजिड
ड्यू टू द एफर्ट दे आर मेकिंग, कि कैसे जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं, टहनियां हैं छोटी छोटी, हैव बिकम रिजिड, वो रिजिड हो गई हैं ड्यू टू द एफर्ट दे आर मेकिंग। किस एफर्ट की वजह से? जो भी एफर्ट वो बाहर निकलने के लिए, आजाद होने के लिए कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स टेंशन एंड द फिजिकल स्ट्रगल ऑफ द ब्रांचेस, और ये एक तरीके से टेंशन और ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रगल जो है ब्रांचेस का, वो शो कर रहा है। Exertion refers to the physical effort and struggle the twigs and branches are undergoing. It emphasizes the strenuous and challenging nature of their attempt. हर एक वर्ड देखिए, स्टिफ, स्ट्रेन, एक्सर्शन, ये कैसे वर्ड्स हैं? जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, आजाद होने का, आप अपने आप को पुश कर रहे हो किसी चीज के लिए, तब ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड, दिस फ्रेज डिस्क्राइब्स द ब्रांचेस दैट हैव बीन कन्फाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वो टहनियां हैं जो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं बहुत लंबे समय तक। सो इट सजेस्ट दे हैव बीन इन एन इनकंफर्टेबल पोजीशन, अनएबल टू मूव फ्रीली। अब देखते हैं, bow मतलब होता है the main branch of the trees in the poem. These are the parts of trees that are cramped and struggling to move under the roof. वो under the roof एक तरीके से struggle कर रहे हैं, उसको पूरी आजादी चाहिए बढ़ने के लिए। Shuffling है, suggests a slow, awkward or hesitant movement. The long cramped bows are moving in a shuffling manner, indicating their constrained and uncertain motion. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर shuffling मतलब है एक slow, ऑकवर्ड और हेजिटेंट मूवमेंट, मतलब ये एक फ्री मूवमेंट नहीं है, है ना, कि तेजी से, फ्रीली, आजादी से वो बढ़ रहा हो। द लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, जो लंबे समय से कन्फाइनमेंट में जो भी मेन टहनी है पेड़ की वो रह रही है, अब आर मूविंग इन अ शफलिंग मैनर, अब वो बहुत स्लो मैनर में मूव कर रहा है। किसकी वजह से? वो एक कंस्ट्रेन्ड, एक कन्फाइंड एनवायरमेंट में है, उस वजह से। हाफ डेज्ड का मतलब है डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ पार्शियल कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, ठीक है। सो इट इंप्लाइज दैट द ट्रीज लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स आर नॉट फुल्ली अवेयर और स्टेडी, फीलिंग कंफ्यूज्ड एज दे मूव टुवर्ड फ्रीडम। अब यहां पर बेसिकली ये जो हाफ डेज्ड है ये इंप्लाई करता है दैट द ट्रीज की जो पौधे, पेड़ हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, नया नया जो पेशेंट होता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, आर नॉट फुल्ली अवेयर और स्टेडी, वो पूरे उसको लगता है कि वो ठीक हो गया है, बट वो फुल्ली अवेयर नहीं होता है, वो बिल्कुल सही दिशा में नहीं होता है अभी जैसा वो पहले हुआ करता था, ठीक है। वो कंफ्यूज फील करता है जैसे ही वो अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ता है। सो हियर द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर एक्टिवली वर्किंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वरांडा। तो ये हो सकता है कि एक पेड़ है जो कि वरांडा के अंदर है, दैट मीन्स होना उसको जंगल में चाहिए, बट अभी वो वरांडा में है, और अब वो क्या कोशिश कर रहा है, हो सकता है आसपास कोई खिड़की हो, बोल रहा था ना ब्रेक फ्री थ्रू द ग्लास, और वरांडा के अंदर ही उसकी जड़ें हो। अभी फर्स्ट स्टैंजा में तो हमको नहीं बताया था, सेकंड में बताया हमको कि वरांडा के अंदर शायद ये एक पेड़ है जिसके अंदर वो जो ब्रांचेस हैं, वो जो रूट्स हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। एंड क्योंकि वो स्पेस कन्फाइंड है, क्योंकि वो स्पेस फॉरेस्ट जैसा नहीं है, तो जो ब्रांचेस हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं लेकिन वो हेजिटेंट हैं, वो स्लो हैं, वो एक ऑकवर्ड मूवमेंट है, राइट। चलिए, द लीव्स एंड ट्विग्स आर पुशिंग अगेंस्ट द ग्लास, वो पुश कर रही हैं अगेंस्ट द ग्लास, एंड द ब्रांचेस आर मूविंग अंडर द रूफ, और जो ब्रांचेस हैं वो अंडर द रूफ ही मूव कर रही है, बाहर तो नहीं निकल पा रही है, अंदर ही अंदर ये सारा मूवमेंट हो रहा है। सो दिस मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू पेशेंट्स लिविंग अ हॉस्पिटल, और ये सारा मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है जैसे एक पेशेंट का मूवमेंट बताया जाता है जब भी वो डिस्चार्ज होता है, राइट। सो लिविंग अ हॉस्पिटल, जो वीक फील करता है, कंफ्यूज्ड फील करता है जब भी वो जा रहा होता है। सो दिस स्टैंजा हाइलाइट्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पॉइंट नंबर 1, The trees, roots and branches are trying to escape from the veranda, कि वो जो पेड़ की टहनियां हैं, वो जो पत्ते हैं, वो जो जड़ें हैं, वो उस वरांडे से बाहर जाना चाहती हैं, राइट। सिंबलाइज द एफर्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट। अगेन ये सिंबलाइज करता है कोई भी इंसान जो कन्फाइनमेंट से बाहर जाना चाहता है। द कंपैरिजन टू पेशेंट्स सजेस्ट अ सेंस ऑफ हीलिंग और रिकवरी। अब ये जो पेशेंट के साथ कंपैरिजन दिखाया है ना, यहाँ पर एक तरीके से हम हीलिंग या रिकवरी वाला टाइम भी दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं, इंप्लाइंग दैट ब्रेकिंग फ्री इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग,
है ना, कि भाई आजाद होना कैसे है, एक तरीके से हील होने जैसा है, ठीक है, कि जैसे एक पेशेंट जो है वो रिकवरी करके अपनी बाहर जाता है तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट वो अब हील कर रहा होता है ना. इट कुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट कन्फाइनमेंट एंड लिमिटेशन कॉज डिस्कम्फर्ट. इससे ये भी हम सोच सकते हैं, देखो एक पोएम के ना 100 मीनिंग हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप उसको कैसे समझ रहे हो. तो उन्होंने बोला कि यार ये भी रिफ्लेक्ट करता है, कन्फाइनमेंट एंड लिमिटेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हमें प्रोवाइड करता ही करता है. हम लोग आजाद नहीं है अगर, तो हम कुड़ कुड़ कर जिएंगे. तो वो यहाँ पर वो पेड़ भी जो है वो कुड़ कुड़ कर बड़ा हो रहा है, वो आजादी से जैसे उसको पूरा जंगल के अंदर बड़ा होना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा है. एंड द फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड वेलबींग. और फ्रीडम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए भी और आपकी वेलबींग के लिए भी. ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं ना कि यार मुझे हॉस्पिटल से ले चलो, मैं घर जाके अपने आप ठीक हो जाऊंगा, बिकॉज वो इन्वायरमेंट ही वैसा होता है, वहां सभी लोग बीमार होते हैं, वहां का एनर्जी थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, कि आपका वहां मन नहीं लगता है, राइट. आप जैसे ही लेकिन घर आ जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाता है. I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and the lichen still reaches like a voice into the rooms. अब क्या कहा जा रहा है? Doors open to the veranda. हर एक लाइन का मीनिंग दिया हुआ है. डोर्स ओपन टू दी वरांडा, सो द डोर्स आर ओपन लीडिंग टू दी पोर्च एरिया, खुला हुआ है और पोर्च वाले एरिया में खुलता है जाके. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, सो द स्पीकर इज एंगेज्ड इन राइटिंग लेंथी लेटर्स. स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, सो द स्पीकर barely talks about or notices the trees leaving the house. वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, या वो नोटिस ही नहीं कर रहा है कि वो जो पेड़ है वो घर के बाहर निकल रहा है. नाइट इज फ्रेश, नाइट जो है वो काफी कूल, फ्रेश और रिफ्रेशिंग लग रही है. होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, और ये जो होल मून है, पूरा चांद आपको आसमान में दिख रहा है जो चमक रहा है. स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, देयर इज अ सेंट इन द एयर ऑफ लीव्स, और ये एक टाइप का प्लांट होता है दैट ग्रोज ऑन ट्रीज एंड रॉक्स, ठीक है, उसकी अलग खुशबू होती है. स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, सो द स्मेल इज सो स्ट्रॉन्ग, वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है that it feels like it's calling or speaking, spreading into the rooms of the house. वो बहुत स्ट्रांग खुशबू है जो कमरों तक पहुंच रही है, किसके? घर के. यहां तक समझ में आया बच्चों? और ये ऐसी पोएम है जो थोड़ी सी मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी. कम से कम 5 से 6 बार तुम इसको पढ़ो, 5 से 6 बार. आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. 5 से 6 बार you have to read each and every time. You need to focus on the explanation part, the word to word explanation part, that what the author is actually trying to convey, what Adrienne Rich is actually trying to say. So basically there is this tree in the veranda, and this tree wants to escape, or this tree wants to be free, right? So there are different movements. Obviously Adrienne Rich is showing over here like the movement of branches and the movement of roots and everything, and she is actually symbolizing or comparing these things with liberation and freedom, that anyone, whether it's a tree or a person, everyone wants to be free, everyone wants to be in their true self, right? No one wants to be in confinement, right? So it is like a patient who just got discharged from the hospital and is healing right now, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. The speaker is inside the house with the doors open, writing letters. अब बैठा हुआ है ये. Again there is a picture, है ना, there is an image which Adrienne Rich is trying to portray. That speaker is inside the house. Speaker is sitting inside the house with the doors open. Doors open है, and the doors are opening to the porch, writing letters. The departure of the trees is barely mentioned in these letters, and there is no mention of the departure of these trees. And the night feels fresh, the moon is shining brightly, and the smell of leaves and lichen can still be felt in the room, almost like a
voice speaking. So stanza suggests a sense of detachment. This is a very important word, that this stanza is all about this detachment, because the writer is not worrying or is not considering or is not, you know, attached to these to the tree which is over there and trying to escape and trying to be free, because Adrian Rich clearly mentions that बेटा कोई मेंशन नहीं है लेटर के अंदर, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है. दैट मीन्स ही इज नॉट इवन लुकिंग एट दैट थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, है ना. सो द स्पीकर इज ऑब्जर्विंग द ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीकर इज सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट एक्टिवली, राइट. He is not actively involved in it, focusing instead on writing letters. So the reference to the smell reaching into the rooms could imply that even as the tree leaves, their presence and influence remain. कि बेशक पेड़ वहां से बाहर की तरफ चला गया है बट उनका इन्फ्लुएंस वहां पर रह जाता है. It could also indicate that speaker is aware of the change happening around them. ये भी इंडिकेट करता है कि स्पीकर को पता है क्या चेंज हो रहा है उनके आसपास, बट इज चूजिंग नॉट टू फोकस ऑन इट टू मच. लेकिन वो ये खुद ही चुन रहे हैं कि मैं इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, परहैप्स हिंटिंग एट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज. जो किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, इनएविटेबिलिटी, अनअवॉइडेबल है ये चीज, इसके ऊपर ध्यान दो ना दो ये तो होगा ही होगा, वो वाला चीज यहां पर मेंशन कर रहे हैं. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. क्या बोला जा रहा है बेटा, सोचो. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. So in these lines poet says that there are many thoughts going on in the poet's mind. कि बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, which will be silenced by tomorrow, जो हो सकता है कि कल तक बिल्कुल शांत हो जाएं. The poet could hear the sound of glass breaking and the trees moving out of the house. और यहाँ पर poet जो है वो सुन सकते हैं किसका, ग्लास के ब्रेक होने का साउंड एंड ट्रीज के बाहर घर से जाने का साउंड एट नाइट, एंड द विंड सीम्स टू वेलकम देम. और ऐसा लग रहा है हवा जो है वो क्या कर रही है, उनको वेलकम कर रही है. सो द पोएट सेज दैट द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर एंड इट्स पीसेस आर क्राउनिंग द ओल्डेस्ट ओक ट्री. ओल्डेस्ट ओक ट्री. सो हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स का मतलब है स्पीकर hears soft quiet sounds or thoughts as if whispering, के फुसफुस आ रहे हैं, which tomorrow will be silent, जो हो सकता है कल सुनाई ना दे. Listen, the glass is breaking. The speaker alerts us to the sound of glass shattering. ग्लास के शैटर होने का जो साउंड है उसको लेके हमें अलर्ट कर रहे हैं, possibly due to the trees pushing against it. किसकी वजह से, क्योंकि ट्रीज जो है वो अपने आप को उसके अगेंस्ट पुश कर रहे हैं, इस वजह से. Trees are stumbling forward. So the trees are moving awkwardly. Trees कैसे move कर रहे हैं, awkwardly move कर रहे हैं, and unsteadily as they push their way outside. और unsteadily भी, जैसे ही वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, right? So the trees are moving out into the darkness of the night. Speaker's mind is filled with whispers that will fade by tomorrow, and the sound of breaking glass is heard, indicating that the trees are breaking free. Again वो वाली आवाज आ रही है, trees break free करने की कोशिश कर रहे हैं रात में, and wind ऐसा लग रहा है कि उनको वेलकम करने की कोशिश कर रही है. So the whispers represent thoughts or voices of change. Whispers क्या represent करते हैं, वो विचार, ठीक है, वो thoughts या वो voices किसकी, change की, बदलाव की, which will soon be silent, जो बहुत जल्द शांत हो जाएगी, indicating the completion of transformation. बहुत जल्द शांत हो जाएगी मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना. सो द ब्रेकिंग ग्लास सिंबलाइजेस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस. सो ये जो ब्रेकिंग ग्लास है ये क्लियरली सिंबलाइज करता है ब्रेक फ्री फ्रॉम बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन, सारे बैरियर्स और सारे रिस्ट्रिक्शन से ब्रेक फ्री होना. सो द ट्रीज मूविंग इनटू द नाइट, तो ये जो ट्रीज हैं जो रात में मूव कर रहे हैं, मीटिंग द विंड सजेस्ट्स अ रीयूनियन विद फ्रीडम,
ये क्या सजेस्ट करता है? एक रीयूनियन सजेस्ट करता है, किसके साथ? फ्रीडम के साथ। सो द मून ब्रेकिंग लाइक अ मिरर कुड सिंबलाइज द डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। कह रहे हैं ये जो मून है इसको भी जो ब्रेकिंग वाला इसके लिए भी दिया है वर्ड कि वो एक कांच की तरह टूट गया, ये भी सिंबलाइज करता है द डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, कि जो पुराना ऑर्डर था वो डिसरप्ट हो गया है, with the pieces reflecting in the oak symbolizing a new perspective और reality, कि अब एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, अब एक नई रियलिटी आएगी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग अ न्यू आइडेंटिटी, कि अब पास्ट जो था वो था, जो भी हुआ वो हुआ, उससे हम ब्रेक फ्री कर गए हैं और अब एक नया पर्सपेक्टिव आना चाहिए, अब एक नई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब पुरानी चीजें भूलकर सब कुछ जो है वो नया होना चाहिए, राइट? और उस चीज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया हमारा लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन वाला। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। एक दो बार और पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पहली बार में होता है, ठीक है? चलिए, तो एमवीसैट के बारे में एंड देन बाकी सब चीजों के बारे में आपको बता चुकी थी। थीम आप लिख सकते हैं, यहां पर एक और जो थीम है वो ये भी हो सकती है कि दी ट्रीज बाय एड्रियान रिच इज अ मेटाफर व्हिच कंपेयर्स द ट्रीज टू विमेन, कि यहां पर ये ट्रीज को विमेन से भी कंपेयर कर रही हैं। द पोएट इज अ फेमिनिस्ट एंड हाईलाइट्स द डिजायर ऑफ विमेन टू बी फ्री एंड गो आउट इन द ओपन, क्योंकि यहाँ पर एड्रियान रिच जो है वो एक महिला है और वो कहीं ना कहीं महिला के अंदर की जो भी चीजें होती है, जैसे वरांडे में ट्री दिखाया गया है, वैसे महिला भी एक घर के अंदर होती है और वो उन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, राइट? सो द ट्री वांट्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस, घर की उस जमीन से आजाद करना चाहता है ना, वैसे ही जैसे एक लेडी अपने आप को आजाद करना चाहती है, एंड गो इन द ओपन फॉरेस्ट, और बाहर के जंगल में जाना चाहते हैं। So they are cramped in the houses and their feelings can be felt and heard by the poet, कि वो घर के अंदर cramped है, वो आवाजें आपको सुनाई दे सकती है। देखो वही मैंने बोला कि आपकी एक जो पोयम है ना उसका बहुत सारा अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे अगर हम उसको एक विमेन के पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई एड्रियान रिच के यहाँ पर अगर फेमिनिस्ट वाले पर्सपेक्टिव से अगर सोचे कि वो फेमिनिस्ट थी, शायद वो ये बात विमेन को लेके कह रही है, डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किया है, पर उन्होंने महिला को हो सकता है कि घर में, घर के वरांडे में एक कन्फाइन किया हुआ पेड़ की तरह कंपेयर कर दिया कि ये तो घर में, मान लो वरांडा में एक पेड़ लगा दिया जो अब बाहर नहीं जा सकता, बट उसकी जगह है बाहर और अब वो धीरे धीरे आजाद हो रहा है, तो ये चेंज हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो पोएट बैठा हुआ है वो सब देख रहा है, बट वो उसको नोटिस नहीं कर रहा है इतना ज्यादा, है ना? चलिए, सो अब ये हो गया हमारा पोयम। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। फाइंड द फर्स्ट स्टैंजा, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 मीनिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट, जो नहीं हो सकती है एक ट्रीलेस फॉरेस्ट में। बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी बर्ड्स, नो बर्ड कैन सिट ऑन देम, नो इंसेक्ट कैन हाइड इन देम, एंड देयर कैन बी नो शैडो ऑफ द सन, देयर कैन बी नो शैडो ऑफ द सन, कोई शैडो नहीं हो सकती है सन की वहां पर। What picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? जो sun के feet है उससे क्या मतलब हो सकता है उनका? So the sun's feet refers to the rays of the sun that fall on the earth. तो ये वो सूरज की किरणें हैं जो जमीन पर गिरती हैं। When there is no shadow on the ground, जब कोई भी shadow ground पर नहीं होता, because there are no trees, क्योंकि कोई भी trees नहीं है, so the rays fall directly on the ground. So in a forest with the trees, एक जो जंगल होता है जिसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, the shadow hides the sun rays and it seems that the sun is bearing its feet, और ऐसे लगता है कि sun जो है वो अपने feet गाड़ रहा है, bury कर रहा है in the shadow that falls from the trees, उस छाया में जो कहां से गिरती है? पेड़ों से गिरती है। आया समझ में? Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? कि where are the trees in the poem? poem के अंदर trees कहाँ है? What do their roots, their leaves and their twigs do? और उनके जो leaves है, उनके जो
रूट्स है उनके, जो ट्विग्स है वो क्या करते हैं? देखो, द ट्रीज इन द पोएम आर डेकोरेटिव एंड दे आर इनसाइड द हाउस। जो ट्रीज है पोएम के अंदर वो डेकोरेटिव है और साथ ही साथ दे आर इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर है। दे आर इन द पॉट्स एंड पैन्स, हो सकता है वो पॉट्स में हो, पैन्स में हो, वरांडा में हो, कहीं भी हो सकते हैं। Their roots try to free themselves from the cracks in the veranda door. ठीक है, वहां से वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं. So their leaves go towards the glass and small twigs become stiff. ठीक है. What does the poet compare their branches to? अभी ये जो poet है ये उनकी branches को किससे compare करते हैं? So the poet compares the branches to newly discharged patients of a hospital. Poet compare करते हैं branches को किससे? To newly discharged patients of a hospital. जो newly discharged patient होते हैं किसी भी hospital के, उनसे. So the large branches of the tree, जो बड़ी बड़ी branches हैं trees की, become cramped due to the roof above them. वो क्या हो जाते हैं? वो cramped हो जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि roof है, वो freely move नहीं कर पा रहे हैं. And when they get free, they rush stumbling into the outside world. है ना, वो लड़खड़ाते हुए कैसे कैसे भी पहुंच जाते हैं बाहर. So while doing so, they look half shocked. और जब वो ऐसा करते हैं तो वो confused दिख रहे हैं, वो shocked दिख रहे हैं, जैसे एक नया नया पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल से निकलता है. So who wait for a long time to get out of the hospital, जो एक बहुत लंबे समय तक इंतजार करता है कहाँ आने का? To get out of the hospital, हॉस्पिटल से बाहर आने का. How does the poet describe the moon? At the beginning of the third stanza and at its end, what causes this change? और ये जो चेंज है ये क्यों होता है? At the beginning of the third stanza के beginning में the poet says that the full moon is shining in the open sky. कि ये जो full moon है ये open sky में shine कर रहा है. At end of the stanza describes that moon breaks into pieces like a broken mirror. और लास्ट वाले स्टैंजा में वो बोलते हैं कि वो ब्रोकन मिरर की तरह पीसेस के अंदर टूट गया है. एंड शाइन्स ऑन द हेड्स ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्रीज, है ना, तो वो जो सबसे लंबे ऊंचे ओक ट्रीज है उन्हीं के पॉइंट्स पे शाइन कर रहा है. सो एज द ट्रीज मूव आउटसाइड, जैसे ही ट्री आउटसाइड मूव करता है, दे कवर सम ऑफ द शाइन ऑफ द मून. वो क्या कवर कर देता है? वो मून की शाइन को कवर कर देता है. एंड इट कैन बी सीन ओनली इन पार्ट्स, जो कि बिल्कुल पार्ट्स में ही ऑब्वियसली देखी जा पाती है. एंड दिस इज व्हाई इट सीम्स दैट द मून हैज ब्रोकन इनटू पीसेस. और यही रीजन है जिसकी वजह से ये लगता है कि जो मून है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुका है. What happens to the house when the trees move out of it? घर को क्या हो जाता है जब ट्री जो है उसके बाहर निकलता है ना? What happens to the house? So when the trees move out of the house, the glasses break. शीशे टूट जाते हैं. Whispers of the trees vanish. वो उनकी फुसफुसाहट है, सरसराहट है, हवा चलती है जिसकी वजह से आती है, वो खत्म हो जाती है. Leaving the house silent, और घर शांत हो जाता है. देखो, why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? क्यों वो अपने लेटर के अंदर ये ट्रीज का डिपार्चर मेंशन नहीं करता है? Could it be that we are often silent about important happenings? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अक्सर चुप रहते हैं खास चीजों पे जहां हमें बोलना चाहिए, देखना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, that are so unexpected that they embarrass us. So think about this again when you answer the next set of questions. So the poet hardly mentions about the departure of the forest from the house. कि ये जो poet है वो hardly ही mention कर रहा है अपने letter में इस departure के बारे में, right? Because it is humans who did not care for nature in the first place. क्योंकि ये human beings हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है nature से, ठीक है ना? So maybe the poet now thinks, तो हो सकता है कि अभी poet सोच रहे हैं that nobody would be interested in knowing about the efforts. कह रहे किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये क्या एफर्ट कर रहा है कोई भी ट्री, है ना, आर मेकिंग इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्व्स फ्री, जो वो अपने आप को आजाद करने के लिए कर रहा है. सो इफ अदर मेन केयर्ड अबाउट द ट्रीज, कि अगर अदर मेन केयर्ड अबाउट द ट्रीज, दे वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड देम. उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया होता अगर उन्हें उनकी चिंता होती तो. सो इट सीम्स दैट दिस होल ब्यूटी ऑफ ट्रीज मूविंग बैक टू द फॉरेस्ट, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा खेल है ना, कि ट्रीज जो है मूविंग बैक टू द फॉरेस्ट कैन बी सीन एंड फेल्ट ओनली बाय द पोएट. वो ऐसा लग रहा है कि वो देखी जा सकती है या फील की जा सकती है केवल पोएट के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं. ठीक है. नाउ दैट यू हैव रेड द पोएम इन डिटेल,
we can begin to ask what the poem might mean, है ना. Here are two suggestions. Can you think of others? Number one, does the poem present a conflict between man and nature? क्या ये जो poem है ये एक conflict show कर रही है man और nature के बीच में? Compare it with a tiger in the zoo. अब देखो ऐसा question आपको लॉन्ग आंसर में उठाकर दे देंगे कि अब आप इसको ना a tiger in the zoo के साथ compare कीजिए. Is the poem suggesting that plants and trees used for interior decoration? क्या ये बोला जा रहा है कि plants और trees जो हम interior decoration के लिए यूज करते हैं cities में, ठीक है, जबकि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं लगातार, are imprisoned and need to break out? क्या ये मीनिंग है कि वो भी एक तरीके से हमने कन्फाइन करके रख लिया और अब उन्हें आजाद होने की जरूरत है? मतलब उनकी रियल जगह ऑब्वियसली जंगल में है, राइट? सो since a poem can have different meanings, obviously कभी हम सोच रहे हैं कि ये जो trees हैं ये women है, ठीक है, कभी हम कुछ सोच रहे हैं, तो क्योंकि किसी भी poem के n number of meanings हो सकते हैं इसलिए, है ना. so since क्योंकि एक poem के बहुत सारे different meanings हो सकते हैं अलग अलग readers के लिए, and the poet can mean two different things using the same imagery, और हो सकता है poet भी दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा हो एक ही image को use करके, both these meanings can be justified in context of the poem. So yes, the poem presents a conflict between man and nature. कि हाँ, ये कविता जो है ये कहीं ना कहीं एक conflict show करती है man और nature के बीच में, human being और nature के बीच में. The man has harmed nature much, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है नेचर को, and he has cut forest, सारे पेड़ पौधे काट दिए. now he is content to have decorative plants in his house, और अब उसको अपने घर के अंदर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे चाहिए, इवन नकली भी लगाते हैं लोग तो, है ना. but these decorative plants cannot afford shelter to birds. लेकिन क्या इनके अंदर पेड़ अपने जो ये पशु पक्षी हैं ये आके सहारा ले सकते हैं? नहीं, है ना. किसी को घोंसला भी नहीं बनाने दे सकते, है ना. इंसेक्ट्स वहां पे आके रह सकते हैं? नहीं. सो हियर लाइक द जू एनिमल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे जू एनिमल्स हैं, प्लांट्स को भी इम्प्रिजन कर दिया गया है. दे गेट फ्रेश एयर ओनली व्हेन दे मूव आउट, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, एड्रियन रिच हैज बीन नोन टू यूज ट्रीज एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन बींग्स. दूसरी तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई उन्होंने ये एक मेटाफर यूज किया है ह्यूमन बींग के लिए. सो दिस इज अ रेकरेंट इमेज इन हर पोइट्री, और ये भाई हम देख सकते हैं उनकी पोइट्री की एक रेकरेंट इमेज है, बार बार यूज करते हैं इस चीज को. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? तो आप क्या समझोगे इस पोएम से, है ना. So if trees has been used as a metaphor for human beings, मान लीजिए कि trees को metaphor की तरह यूज किया गया है human beings के लिए, then the poem would mean that like the trees, human too wants to break free. तो हम ये बोलेंगे कि जैसे ट्रीज आजाद होना चाहते हैं वैसे ह्यूमन बींग्स भी आजाद होना चाहते हैं, राइट, बाउंड्रीज से दैट लाइफ पुट्स ऑन देम. कौन सी बाउंड्रीज? जो जिंदगी उन पर लगाती है. कभी हम इसको विमेन से कर रहे थे कंपेयर. सो मॉडर्न लाइफ विद ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल कंफर्ट हैज आल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ मोरल डाउनफॉल. कि ये जो मॉडर्न जिंदगी है इसने बहुत सारा फिजिकल कंफर्ट तो ऑब्वियसली लाया है, बट मोरल डाउनफॉल भी लाया है, राइट. आवर लाइव्स हैव बिकम बिजी, हमारी जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा बिजी हो गई है, एंड वी हैव बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी, और हम बहुत ज्यादा सेल्फिश और ग्रीडी हो गए हैं, है ना. यस, सो मैन वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इसीलिए मनुष्य जो है वो चाहता है इस संसार की या नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना, एंड गो आउट इन द ओपन एंड बी फ्री जस्ट लाइक ट्रीज. ओपन में जाना, बिल्कुल आजाद होना जैसे कि ये पेड़ पौधे होते हैं या होना चाहते हैं, राइट. यस और नो. तो एन नंबर ऑफ, यार हो सकता है कि आपको इस पोएम को पढ़ के जो भी समझ में आया हो वो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग हो, ठीक है. तो ये थी हमारी आज की पोएम जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर हमने ट्रीज को लाइन बाय लाइन पोएम को एड्रियन रिच ने जो लिखे उनका एक्सप्लेनेशन देखा, प्लस हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखे. तो मैं आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार हम लोग मैराथन्स करते हैं, वन शॉट लेक्चर्स डालते हैं, प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं,
सब कुछ आपके लिए यहाँ पर है। आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, सो एवरीथिंग इज देयर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।